आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में करे थे हमारे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उससे पहले वाली क्लास में हमने आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मीडिएशन और लोक अदालत वगैरह भी देखी थी। तो अगर आपको वो चीजें पढ़नी है तो चले जाइए, आई बटन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देखी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के अगर वेटेज निकाली जाए तो 4 सब्जेक्ट को एक साथ डाल दिया गया है, जो 8 नंबर में के आएंगे। तो इसका माना जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की वेटेज बनती है 2 नंबर की, लेकिन 2 नंबर भी हम क्यों छोड़े, जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना हार्ड नहीं है, इजी सब्जेक्ट है। तो इसको क्या है, सेक्शंस वगैरह तो चलो हम देख लेंगे, लेकिन हमको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस चिड़िया का नाम है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन होता है, क्या क्या पार्टी होती है, वो चीजें जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मत लो बेयर एक्ट, एग्जाम के लिए ले लो ना, अगर अभी नहीं है कोई नहीं, बिना बेयर एक्ट के ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो देखिए हम पहले जर्नल सेंस में एक स्ट्रक्चर समझेंगे। देखिए कोई भी चीज अगर आपको पढ़नी है ना, समझनी है, और आपको पहले से ही बता दिया गया टफ है, तो आपको पढ़ने में वो 80 to 70% टफ ही लगेगी। क्यों, हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है टफ है। सेम ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर लोगों ने इतना हवा बचा रखा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यार ये तो समझ नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझ आता। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सबसे बढ़िया क्या चीज है, उसको सिंपल वे में पहले एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में तैयार कर लो, फिर उस स्ट्रक्चर जब वो तैयार हो जाएगा उसके बाद एक्ट की मदद से पढ़ो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे हमने मीडिएशन, हमने आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन पढ़ा था, सेम ऐसे ही सीआरपीसी में प्रोसीजर का स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लो, फिर पढ़ते हुए इजीली याद आ जाता है। चलिए देखिए भैया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हालांकि इसका पूरा नाम वही है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लेकिन शॉर्ट में देखो भाई, किसी से हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए भाई मनीष और सूरज है, मनीष और सूरज है। अब मनीष और सूरज के बीच में हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है, किस कैसे होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। देखिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट वो चीज है जब आप किसी से किसी चीज का लेन देन करते हो, किसी चीज का लेन देन करते हो। भाई आप किसी को कोई काम दोगे, ठीक है, वो बोलेगा हाँ जी मुझे, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, उसकी एवज में आप उसे क्या दोगे, काम करने के लिए पैसा, वो आपको काम करके देगा, आप उसका, ठीक है, आप उसको पैसे दोगे। एक तरीके का ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बोला हाँ भाई कितने का है, जितने का है, ठीक है भाई इतने रुपए का लगा ले, ठीक है बाबूजी ले जाओ, पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब यहां पर देखिए भाई 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, मनीष को राहुल से एक बॉल का पैकेट लेना है, बॉल का पैकेट, जो क्रिकेट बॉल होती है उसका पैकेट लेना है। तो राहुल पहले, वो मनीष सूरज को क्या बोलेगा, सबसे पहले कि भाई मेरे को बॉल का पैकेट चाहिए, ठीक है, मेरे को एक बॉल का पैकेट दे दे। ये क्या हो रहा है, ये मनीष क्या दे रहा है राहुल को, ऑफर, कि भाई मेरे को एक बॉल का पैकेट चाहिए। अगर सूरज ने बोल दिया ठीक है, तो ये क्या कर लिया सूरज ने, एक्सेप्टेड, ऑफर क्या हो गया यहां पे, एक्सेप्टेड। ठीक है, कहीं ना कहीं मनीष ने सूरज से बोला भाई मुझे एक बॉल का पैकेट दे दे, सूरज ने कहा ठीक है भाई ले, ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, तो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया।
अब मनीष ने यहाँ पे ये भी बोल दिया भाई मैं 10 रुपए में दूंगा। सूरज ने कहा ठीक है भाई 10 का ही पैकेट है, कर लेते हैं। तो ऑफर यहां हो गया एक्सेप्टेड। अब ऑफर जब यहां एक्सेप्टेड हो गया तो क्या बन गया, ये एक्सेप्ट होते ही ये बन गया प्रोमिस। क्या बन गया ये प्रोमिस। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, अभी क्या बन गया ये प्रोमिस। इसमें कौन कौन होगा, इसको बोलेंगे प्रोमिसर, इसको बोलेंगे प्रोमिसी। जिसने प्रोमिस किया, ठीक है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। ऐसे ही ये ऑफरर होगा और ये होगा ऑफरी। ये समझ आ गया आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहां पर जो ये प्रोमिस बना है, ठीक है, इसको हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। फिर आ जाएगी यहां पे कंसीडरेशन। अब भाई ये जो है सामान मनीष सही में खरीदना चाहता है, उसके लिए मनीष को भी तो कोई एक्ट करना पड़ेगा ना, और सूरज को भी कोई एक्ट करना पड़ेगा। तो मनीष को क्या देना पड़ेगा यहां पे, पैसे। भाई सामान लेना पैसे तो देगा, तो मनीष जब इसको पैसे देगा तो यहां पर एग्रीमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। बट अभी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसीडरेशन भी आ गया, अब भी एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब ये सारी चीज होंगी क्या, लीगल। जब ये सारा एक्ट लीगल होगा तो फिर ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सिंपल, किसी को नहीं आया समझ, जल्दी बताओ। सर समझ तो आ गया, बट ये लीगल कैसे होगा? मैडम मान लो यहां पर ये बोल का ना करके ये ड्रग्स का वो कर रहे होते, ड्रग्स का पैकेट बेच रहा होता या कोई भी ऐसी चीज का कर रहा होता जो भी लीगल नहीं है, तो ये एग्रीमेंट तो कहते, बट ये नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कोई वर्ड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है कि लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। लीगल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया तो समझ जाओ लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर रखी हैं, लीगली इन्फोर्सिएबल है। अब मैं बोल का बता रहा हूं, अब ये करने लग गए ड्रग्स का काम। चलो भाई हो सकता है ड्रग्स का इसलिए कर रहे हो ये ऑथराइज बाय लॉ हो, ऑथराइज बाय लॉ है ही नहीं है, इन पे लाइसेंस ही नहीं है कुछ, ये तो इलीगली तरीके से ड्रग्स का काम कर रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट तो है बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब लॉटरी किसी किसी स्टेट में लीगल है, किसी में नहीं है। अब ये दिल्ली में बैठ के लॉटरी खरीद बेच रहे हैं, तो अगर मान लो ये पैसे दे देता मनीष सूरज को कि भाई मेरे को 5 लॉटरी की टिकट दे दे, अब मनीष, सूरज ने पैसे ले लिए बट मनीष को दिए ही नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है मेरी तो आवाज, आ रही है? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं थोड़ा मिनिक्शा नेटवर्क का देखो, नहीं आवाज तो वैसे मतलब सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है यहां पर, अगर मनीष बोलता सूरज को कि भाई तू एक काम कर, मेरे को 5 लॉटरी की टिकट दे दे, दिल्ली में लॉटरी बैन है। अब सूरज ने पैसे ले लिए, मनीष को टिकट ही नहीं दी, तो आप कोर्ट थोड़ी चले जाओगे कि आपका जो वो है, आपकी वो ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट इसने, आप जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद इलीगल है, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें क्या होती है देखो,
भाई ऑफर जो दे रहा है वो एकदम उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए ऑफर देने की अपनी मर्जी से। मैम आवाज नहीं आ रही। तुम्हें एक बार वो सुनो, लेफ्ट करके ज्वाइन करो। सबको आवाज आ रही है, तुम्हें ही नहीं आ रही। मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, आ जाएगी। ठीक है, यहां पर जो ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफर में ऑफर देने वाले की अपनी मर्जी होनी चाहिए, कंसेंट उसकी फ्री, ऐसे ही एक्सेप्ट करने वाले की अपनी कंसेंट होनी चाहिए। ये चीज आ गया ना, स्ट्रक्चर समझ एक तरीके से जी सर। आ गया सर। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, अपना एक बार सेक्शन मैं देख लेता हूं, हालांकि अगर आपके पास बेरेक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो खोल लो एक बार, पढ़ के नजर डाल लेते हैं कि कौन क्या क्या चीज कह रहा है, क्योंकि ये मैंने आपको जनरल एक स्ट्रक्चर समझाया है ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट पता लग जाए किस चिड़िया का नाम है। और ये जितने भी बताया ना मैंने, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन भी आएगा इसके अंदर, कि दोनों एक दूसरे के लिए काम करने के लिए वो हैं। ठीक है, कंसीडरेशन, इनकी अपनी अपनी सबकी डेफिनेशंस हैं, ये सब चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आती है। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब आ रही है मीनाक्षी मैडम आवाज आपको साफ? हाँ भैया, आप आया वो एक्चुअली बाइक के नीचे ब्लूटूथ ऑन कर दिया था, उसमें कनेक्ट कर रहा था। बस बहुत बढ़िया, मुझे बताते रहो कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही। अरे मैं सोच रही थी क्या हो गया, अचानक से आवाज चली गई। कोई नहीं, चलो देखें, अब सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लोज। जिन पे बेरेक्ट नहीं है टेंशन मत लो, मैं बताता जाऊंगा, बस आप नोट डाउन कर लो ना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल मतलब ऑफर। ऑफर क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को सूचित करता है क्या, कि वो खुद की मर्जी से कुछ करना चाहता है। अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर वो कुछ चीज नहीं करना चाहता है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, यानी कि दूसरे पर्सन की एसेंट लेने के लिए। भाई मैं किसी को कोई सामान बेचना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं उसको ऑफर ही तो दूंगा एक तरीके का, आप इस पॉइंट से समझिए। मैं किसी पर्सन से कोई सामान खरीदना चाहता हूं, मैं उसको ऑफर दूंगा। ठीक है, ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। देखो भाई, प्रपोजल, ठीक है, यानी कि एक तरीके का ऑफर हो गया। जब मैं किसी पर्सन से कोई चीज देने की बात कर रहा हूं, वो एक ऑफर है। भाई हमें एक ऑफर दे रहा है, भैया हमें ये सामान इतने का चाहिए। वो कहता है ठीक है बाबूजी ले लो, यानी कि हमने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। कंसीडरेशन होगी क्या, कि मैं उसको पैसे दूंगा, वो मुझको सामान देगा। ये कंसीडरेशन है। हम दोनों के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। अगर ये सारा लेन देन लीगल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अगर लीगल नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ऑफर के बाद आ जाओ प्रोमिस पे। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया है, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट, अगर वो हां बोल देता है, अपनी असेंट दे देता है उस चीज पे, द प्रपोजल इट सेट टू बी एक्सेप्टेड, वो प्रपोजल और ऑफर क्या बोला जाएगा, क्या हो गया है? वो
एक्सेप्टेड, जो हमने यहां देखा था एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम अ प्रोमिस, जब वो प्रपोजल यानी कि ऑफर जब वो एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया, प्रोमिस। द पर्सन मेकिंग द प्रोमिस, अब सी क्लोज में आ जाइए, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। जिसने ऑफर बनाया था मनीष ने, वो बन गया प्रोमिसर, ठीक है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी, जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट करा वो प्रोमिसी हो गया, ठीक है। मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं, यहां पर देखिए, कभी भी लाइफ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी भी आपको OREE दिख जाए, जैसे ट्रांसफेरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफेरर वो पर्सन जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफर कर रहा है, ऐसी प्रोमिसर, प्रोमिसी, ठीक है। और चीज बोलो है, और चीज बोलो, ट्रस्ट, ट्रस्टी, ठीक है, ई आ गया, ठीक है। ऐसे ही बेलमेंट में, बेलमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, बेलर, बेली, जो सामान दे रहा है, जो सामान एक्सेप्ट कर रहा है, बेलर, बेली। तो OR और EE जहां आप सुनेंगे वहां आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही डोनर, डोनी, आपने पढ़ा होगा, अगर आप TPA के अंदर चले जाएंगे तो डोनर, डोनी। तो ये EE वाला और OR जो आ रहा है, समझ लो OR वाला कुछ वो कर रहा है, ऐसी जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरर, और जिसे दे रहा है वो ऑफरी, ठीक है। ये समझ आ गया। एक मैंने छोटी सी चीज बताई है, जो आपको कहीं भी आप कंफ्यूजन में हो, इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रोमिसर, प्रोमिसी समझ आ गया कौन हो सकता है आप लोगों को। अब आ जाइए कंसिडरेशन। When at the desire of promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does abstain from doing, promise to do, abstain from something, such act of promise is called consideration। भाई जाहिर सी बात है, जब इन दोनों के एक दूसरे को लेके डिजायर है, भाई इसने इससे माल मांगा है, ये इसको माल देगा, ये इससे फिर क्या चाहेगा कि भाई जो मैंने सामान दिया उसका मुझे पैसा दे। तो जब दोनों एक दूसरे के लिए वो रहेंगे, काम करने के लिए एक दूसरे को, ठीक है, पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम इट टू डू और डूइंग समथिंग सच एज इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रोमिस। जब एक दूसरे के लिए तत्पर रहेंगे कुछ करने के लिए, भाई इसको क्या चाहिए, इससे पैसा, इसको इससे क्या चाहिए, पैसा, सामान। जब दोनों एक दूसरे के लिए काम करेंगे उसको बोला जाएगा कंसिडरेशन। इच्छा दोनों की है ना, अब दोनों एक्ट जैसी करना शुरू कर देंगे, वो हो जाएगा कंसिडरेशन। दोनों के लिए कंसिडरेशन अलग चीज हो गई। इसके लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, माल मिल जाए। सूरज के लिए क्या हो गई के पैसा मिल जाए। आगे समझ, ठीक है। अब आ जाइए ई में। अब देखो, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। जो ये प्रोमिस हुआ है, जैसी कंसिडरेशन नाम की चिड़िया आ गई इस प्रोमिस में, ये क्या बन जाएगा, इज एन एग्रीमेंट। समझ आ गया सबको, मेरे हिसाब से कोई नहीं, इनके बीच में प्रोमिस बन गया। जैसे ही कंसिडरेशन आया, कंसिडरेशन क्या, इच्छा एक दूसरे को लेकर, जो हमने प्रोमिस करा उसको फुलफिल करने की। जैसे ही हम उस एक्ट को शुरू कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही कंसिडरेशन आ गई, ये प्रोमिस क्या बन गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन अब आपको पता लग गई, ठीक है। अब आ जाइए जी पे, एन एग्रीमेंट। अब देखो आशा मैडम, आपके वाला आंसर है ये जी में, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड यानी कि वो लीगल नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानेंगे। अगर एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है, अगर ये नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है,
लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल है ही नहीं, तो ये हो जाएगा वॉइड। अब एच में देखिए, अ एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे आप लोग ना एक चीज जरूर समझना, कहीं पे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्ड देख रहे हो तो यानी कि वो लीगल है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है, लीगल एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट आ गया वो भैया अपने आप में लीगल है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लैंग्वेज में इस चीज को ध्यान रखना आप सब। यूट्यूब पे जो देख रहा है वो भी भैया, और जो इधर आप देख रहे हो वो भी। इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब जे पर आ जाइए, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। भाई देखो, जहां तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए इन्होंने भैया ये बोला कि भैया 10 पैकेट 10 बार चाहिए हमें। अब 5 पैकेट तो इन्होंने वो सही क्रिकेट बॉल के लिए, लेकिन फिर 5 पैकेट ये किस चीज के लेने लग गए, ड्रग्स के या फिर टिकट, लॉटरी की टिकट के। तो जहां तक 5 पैकेट जो क्रिकेट बॉल के लिए हैं वहीं तक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। वॉइड कब होगा भैया, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। ये आ गया समझ? जल्दी से एक बार मेरे को बता दो, रिस्पॉन्स दे दो, अगर नहीं आया तो मैं बताऊं फिर आप लोगों को। कोई चीज नहीं समझ आई हो वो पूछ लो, कोई भी पार्ट अगर, जल्दी फटाफट से। और आ गई तो माइक खोल के बताओ मुझे, आ गई हो अगर तुम लोगों को समझ। आ गया सर, सर आ गया है तो पढ़ा हुआ भैया टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, पिंकी मैम आपको आ गया? आ गया, चलो बढ़िया मैम। देखिए अब हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। कम्युनिकेशन कब होता है, एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कर लिया हमने कब मानेंगे। अब जैसे भाई, जैसे मनीष ने ऑफर करा सूरज को, तो मनीष का जो ऑफर है वो सूरज को कम्युनिकेट हो गया, कब माना जाएगा भाई। मान लीजिए इसने बाय लेटर भेजा है, बाय लेटर ऑफर भेजा है, अब ऑफर पहुंचने में ही 10 दिन लग गए, तो ये ऑफर हो गया है कंप्लीट कम्युनिकेशन का। वो कैसे माना जाएगा, वो तब माना जाएगा जैसे ही सूरज को इस चीज के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, अब अगर सेक्शन 4 देखते हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसके लिए यह ऑफर बनाया गया है, जैसे ही उस पर्सन की नॉलेज में यह बात आ जाएगी। मान लीजिए बाय लेटर मैंने, मनीष ने सूरज को भेजा, अब वो बाय लेटर जैसे ही सूरज को लेटर मिला, उस दिन वो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी ऑफर की। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस कब, मान लो सूरज एग्री हो गया उसके ऑफर से, अब वो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, तो ये क्या कहता है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। जैसे ही सूरज ने, अब इसने लेटर से सूरज को बोला, जैसे ही इसने लेटर भेजा कि हाँ भाई मैं तेरा ऑफर से एग्री हूं, जैसे ही ये लेटर ट्रांसमिशन में, यानी कि जैसे ही इसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया लेटर, अब वो ट्रांसमिशन के लिए चला गया, जैसे ही डाला लेटर ट्रांसमिशन के लिए, ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। किसके लिए कम्युनिकेट मानी जाएगी, मनीष के लिए। और सूरज के लिए कब कंप्लीट होगी, जैसे ही मनीष रिसीव कर लेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अब सूरज ने बोल दिया ठीक है भाई, मैं सामान लेने मतलब मैं आपको सामान बेचने के लिए तैयार हूं। अब वो बाय लेटर उसको आया तो वो बाय लेटर ही भेजेगा। तो जैसे ही उसने लेटर को पोस्ट ऑफिस में डाला, अब वो लेटर ट्रांसमिशन के प्रोसेस में चला गया, क्योंकि बाय ट्रांसमिशन ही जाएगा उसको, मनीष को। तो जैसे ही लेटर उसने डाल दिया तो मनीष के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। सूरज के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो लेटर किसके पास पहुंच जाएगा? मनीष के पास। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे इसकी नॉलेज में आ जाएगा, इसके लिए कम्युनिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक बार सेक्शन 10 पे आ जाओ सारे। सेक्शन 10 पे आ जाओ। व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऑल एग्रीमेंट आर नहीं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, हाँ ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट भी हुए होंगे एक टाइम पे। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर कोई इन्फोर्सिएबल लॉ है एग्रीमेंट, वही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जो इन्फोर्सिएबल लॉ नहीं है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां देख लो सेक्शन 10 में, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? भाई तुम लोगों को कंफ्यूजन तो नहीं आ रही ना? सही बताना मेरे को। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, वैसे आनी नहीं चाहिए कंफ्यूजन, बट अगर फिर भी 1% आए तो मेरे को वहीं रोक देना। और इसको लिखते जाना, बेशक हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, बट लिखते जाना। देखो भाई, सारे एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे? एक पैरा उससे समझो। ये कह रहा है जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं सब एग्रीमेंट होंगे। वो जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एग्रीमेंट होंगे। क्यों एग्रीमेंट होंगे वो? क्योंकि जो भी एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, क्या? एग्रीमेंट। वो क्या हो जाएंगे? सारे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकते? वही सेम बात है, इनफोर्सेबल लॉ है तो होंगे। अब देखो इनमें से कह रहा है व्हाट आर एग्रीमेंट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? अब ध्यान रखना, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। अगर पार्टीज की कंसेंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री है, किसमें? ऑफर करने में, एक्सेप्टेंस करने में और कंसीडरेशन में। पहली कंडीशन ये आ गई। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट से मतलब क्या है कि भाई वो एलिजिबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सोचो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अनसाउंड माइंड का बंदा है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो पागल है भाई, उसको क्या पता कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कंपिटेंट होनी चाहिए पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है? पैसा ही बोल सकते हो। ठीक है, अब इसने ये बोला कि भाई वो
अगर तूने मेरा काम कर दिया ना, मैं तेरी शादी कैटरीना कैफ की तो हो गई, किसकी शादी नहीं हुई अभी? अरे कोई भी हीरोइन ले लो, XYZ, कोई भी हीरोइन, ठीक है, जो अनमैरिड है, इसने बोल दिया अगर तूने मेरे को इतने वो दे दिए चिप्स के पैकेट, या कॉन्ट्रैक्ट में बोल दी मेरे को इतनी क्रिकेट बॉल दे दी, तो मैं तेरी उस हीरोइन से शादी करा दूंगा। तो क्या शादी ये कोई लॉफुल कंसिडरेशन है? या इसकी जगह कोई लीगल सामान बोल दे, ठीक है, कोई लीगल चीज के लिए बोल दे, तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोला तूने मेरा एक काम कर दिया, मैं तेरे को मकान दे दूंगा, अब मकान पता लगा मकान ही इलीगल है, तो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। लॉफुल विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वर्ड। यानी कि वो वर्ड नहीं होना चाहिए। समझ गए भाई? ये 5 कंडीशंस हैं। अगर इन 5 कंडीशंस में आपका कॉन्ट्रैक्ट फिट बैठ रहा है, आपका एग्रीमेंट अगर फिट बैठ रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर ये आपका एग्रीमेंट फिट नहीं बैठ रहा है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। और हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वो बने ही ना। इन 5 कंडीशंस में फ्री ऑफ कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, कंपिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, वॉइड नहीं होना चाहिए। ये नोट है, कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। अब देखो, अगर तुम्हें कंसेंट वगैरह की डेफिनेशन वगैरह आ जाए तो देखो, कंपिटेंट के अगर तुम्हें वो देखने है कि कंपिटेंट कौन होता है, सेक्शन 11 देख लो ना। तुम्हें अगर साउंड माइंड देखना, अनसाउंड माइंड देखना है, कौन होता है कौन नहीं होता है, सेक्शन 12 देख लो ना। कंसेंट अगर तुम्हें देखनी है, कंसेंट क्या होती है, ठीक है, सेक्शन 13 ने डिफाइन कर रखी है। फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट आपकी सेक्शन 14 ने डिफाइन कर रखी है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कोरोजन, ये सबके पार्ट है फ्री कंसेंट में। ठीक है, फ्री कंसेंट का भी अपना वो है। फिर ये सारी चीजें कोरोजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर नजर मारनी हो तो नजर आप लोग मार लेना। हालांकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज टाइम में भी ये वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आए थे। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को पता लग गया क्या होता है, ठीक है। वॉइड, वॉइडेबल क्या होता है? एग्रीमेंट कह लो या कॉन्ट्रैक्ट कह लो। कोई बता सकता है मेरे को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है? सर मुझे पता नहीं, बट जितनी भी कंडीशन इसमें बोली गई है वो सब मतलब फॉलो ना करी गई हो। नहीं,
बताओ, कोई बताओ, वर्डेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो। नहीं, इनफोर्सेबल अनइनफोर्सेबल बाय लॉ तो वॉइड ही हो जाएगा मैडम। कोई और जल्दी। क्या क्वेश्चन पूछा है सर? वर्डेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जिसको कैंसिल किया जा सके। गलत। और बताओ, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम। वर्डेबल वही होगा ना जैसे शून्य करंट वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या सर? वर्डेबल वही होगा जो शून्य होते हैं। वो तो वॉइड होते हैं सर, शून्य तो वॉइड होते हैं। वर्ड होता है। अच्छा वर्डेबल है। मैं वर्डेबल पूछ रहा हूँ, देखो। हाँ मान वर्डेबल मान लेंगे वर्डेबल। जब एक पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में ये राइट आ जाए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो कंटिन्यू कर सकता है या फिर वहीं के वहीं खत्म कर सकता है, उसको वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तेरे को मेरे को 10 पेन देने हैं। ए ने बी को बोला भाई तू मुझे 10 पेन दे दे, मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा। बी ने वो ऑफर कर लिया, एक्सेप्ट, कि भाई ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं, तू मेरे को ये ऑफर दे रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अब ए ने पैसे ही नहीं दिए बी को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल। अब बी के हाथ में है कि या तो उसको एक चांस दे के उसको बोल दे भाई तू मुझे पैसे आज नहीं कल दे दियो। अब ए ने पैसे नहीं दिए, बी के हाथ में ये आ गया कि भैया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया। अब बी ने अपना भैया पेन के पैकेट तो दे दिए ए को, ए ने पैसे नहीं दिए, तो अब बी के हाथ में ये बात आ गई कि उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो वो खत्म करके कोर्ट ले जाए कि भाई इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, या फिर ए जो है उसको वो एक और मौका दे और ये बोले भाई तू पैसे दे दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा ना कहूंगा। तो यहां बी के हाथ में सारी डोर आ गई, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ये वहीं खत्म कर देता बी, या उसको कंटिन्यू रखेगा। इसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे सब लोगों को समझ? एक चीज और ध्यान रखना, देखिए जो हमने वो पढ़े थे ना फ्री कंसेंट जो है वो, उनमें 5 चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी? जब ये 5 चीजें नहीं होंगी। सेक्शन 14 खोल लीजिए फटाफट से। फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी? जब ये 5 चीजें नहीं होंगी। क्या क्या? कोरेजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक। इसको हम पढ़ते लेकिन डेप्थ में ज़्यादा पढ़ने का फायदा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब इनमें से क्या है, कब इसको हम वॉइड कह सकते हैं, कब हम इसको वॉइडेबल कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सेक्शन 19 में आ जाइए और अंडरलाइन कर लीजिए। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोरेजन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 19 आ जाइए आप।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके अंदर लिखा है व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोरेजन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, उस कंडीशन में दी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये वॉइडेबल में आ जाएगा। बाकी जो अदर कंडीशन है, ठीक है, यहां पर हमने कितनी कंडीशन देखी, यहां पर हमने देखी कोरोजन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर ये 3 कंडीशन आ जाती है तो आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंडीशन में चला जाएगा वो वॉइड में। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। सेक्शन 19 में देखिए कब वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। अब हमने यहां कंसेंट पढ़ी थी ना, फ्री कंसेंट, तो फ्री कंसेंट को ना 5 चीज बता रखी है। अगर ये 5 चीजें नहीं होंगी तो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। अगर ये 5 चीजें होंगी, इन 5 चीजों के द्वारा कंसेंट ली गई है, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 14 में 5 कंडीशन दे रखी है। अब इन 5 में से ना 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें एग्रीमेंट ये माना जाएगा कि भाई वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है, यानी कि उसमें दूसरी पार्टी की अपनी पूरी इच्छा है कि या तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाए या फिर उसको वहीं पर खत्म कर दे। अब वो क्या क्या है देखिए, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय, या तो कोरेजन हो, फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, इसका मिसरिप्रेजेंटेशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आशा मैडम को दिखाया ब्लैक घोड़ा, ब्लैक हॉर्स। मैंने कहा मैडम ये घोड़ा ले लो, ये इतने का, ये है वो है। मैडम एग्री हो गई, बट उस ब्लैक की जगह मैंने उन्हें दे दिया व्हाइट हॉर्स। तो ये कहीं ना कहीं जो मैंने इनकी कंसेंट ली है, इन्होंने कंसेंट मुझे क्यों दी कि हाँ ठीक है मैं परचेस कर लूंगी। क्यों? क्योंकि इनको ब्लैक वाला हॉर्स पसंद था, इन्होंने बोला ठीक है मैं ब्लैक हॉर्स ले लूंगी। बट मैंने इनको दे दिया क्या, व्हाइट घोड़ा, या मैंने इनको हॉर्स ना दे के गधा दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है मैम, तो उस कंडीशन में क्या है, जैसे आपने देखा यार ये तो मैंने तो ब्लैक हॉर्स मांगा था, इन्होंने व्हाइट पकड़ा दिया। तो या तो अगर आप चुपचाप ले गई कि चलो मुझे पसंद है मैं यही वो रख लूंगी, तो उसमें ये जो वॉइडेबल था ये क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। क्योंकि इसमें अब आशा मैडम की अपनी मर्जी है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं वो ब्रीच करा दे कि भाई ये तो तुमने मेरे साथ गलत करा है, या फिर उसको एक्सेप्ट कर ले। ये फर्क आ जाता है एक वॉइडेबल में और वैलिड में। अगर ये 3 कंडीशन आए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, ठीक है, एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है इन 3 कंडीशन में। किस किस में, कोरोजन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया आशा मैम? यस सर, हो गया। नहीं मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और क्या कौन कौन सा है? पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, इसके बाद बेलमेंट वगैरह भी है, वो छोटा सा है, वो हम जल्दी कर लेंगे। तो वो दूसरे उसका पार्ट है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है मैडम वो। अच्छा सर, क्लास के बाद ना वो जो सिलेबस है ना वो भेज देना, और कितने कितने मार्क्स का है वो भी। ग्रुप पे देखो मैडम, मैं भेज रखा ऑलरेडी। मैंने बताया था ना आपको, मेरा फोन वो सर्विस सेंटर में रीसेट कर दिया था, तो सारी चीजें। कोई नहीं मैडम। अभी देखो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, टेंशन फ्री। इसके क्वेश्चंस लेंगे बट वो लेंगे हम अगली क्लास में, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि आप एक बार ना इसको ना वो करके आओ, रिवाइज, क्योंकि रिवाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फटाफट आ जाओ, एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये है कि राजेश और मुकेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राजेश और मुकेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी चीज का, ठीक है। मैंने मुकेश से ये बोला कि भाई अगर तुझे कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, तो उसकी पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है कि भाई अगर राजेश की वजह से मुकेश भाई तेरे को कुछ हुआ, तेरे कॉन्ट्रैक्ट को लॉस हुआ या कुछ भी दिक्कत हुई, तो उसकी भरपाई मैं कौन करूंगा? कौन करेगा उसकी भरपाई? उसकी भरपाई आशीष यानी कि मैं करूंगा। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। राजेश और मुकेश के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक, ठीक है। मैंने मुकेश को ये बोला भाई अगर तेरे को राजेश की वजह से कुछ भी लॉस होता है उसकी भरपाई मैं वो करूंगा, ठीक है। यहां एक तरह की मेरा रोल गारंटर का हो गया, ठीक है। यहां मेरा रोल गारंटर का हो गया कि भाई अगर कुछ भी लॉस होगा मुकेश भाई तेरे को राजेश की तरफ से, जैसे बोलते नहीं मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं यार राजेश कुछ दिक्कत नहीं करेगा, तो मैं ये बात किसको बोलूंगा? मैं मुकेश से बोलूंगा। मुकेश को मैंने बोला भाई टेंशन मत ले, अगर ये कुछ करेगा, घपला होगा तेरे साथ कुछ भी, उसकी भरपाई भाई मैं करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ध्यान रखना इस चीज को। और सर जैसे कि अगर उसने मतलब अकाउंटेबिलिटी ली कि मैं करूंगा और वो नहीं करता, बाद में मना करता है, तो वो किस में जाएगा फिर? कोर्ट अप्रोच करो मैडम। अच्छा। इसमें देखो इसको श्योरिटी बोलेंगे हम। आशीष हो गया यहां पे श्योरिटी, ठीक है। ये हो जाएगा राजेश जी हो गए प्रिंसिपल डेप्टर, और मुकेश जी हो गए क्रेडिटर, ठीक है। 126 पे आ जाओ जरा सेक्शन, एक बार आप लोगों को थोड़ा और क्लियर कर दूं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर। अब 126 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। एक तो प्रॉमिस परफॉर्म करना या फिर लायबिलिटी डिस्चार्ज करना ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। अगर भाई यहां पर राजेश जी डिफॉल्ट कर गए तो आशीष जी ने यहां पर गारंटी ले ली कि भैया अगर राजेश जी डिफॉल्ट कर गए तो मैं बैठा हूं, मुकेश जी टेंशन मत लो। द पर्सन हु गिव गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी। यहां पर गारंटी कौन दे रहा है? आशीष जी दे रहे हैं, तो आशीष जी बन गए हैं श्योरिटी। द पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। मैंने बोला अगर राजेश जी ने कोई डिफॉल्ट करा मैं दूंगा, तो यहां कौन डिफॉल्ट कर रहा है? राजेश जी। इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेप्टर। राजेश जी को बोला जाएगा प्रिंसिपल डेप्टर। एंड द पर्सन टू हुम गारंटी इज गिवन, वो पर्सन जिसको गारंटी दी जा रही है मुकेश जी, इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और ये जो गारंटी है ये ओरल भी दी जा सकती है और रिटर्न भी दी जा सकती है, ठीक है। ये समझ आ गया इंडेमनिटी और गारंटी। बाकी फिर वो ये कब लायबिलिटी डिस्चार्ज हो सकती है, कब डिस्चार्ज नहीं हो सकती,
क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है एक दूसरे के लिए, वो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स पे इतना टाइम देना बेकार है। बेलमेंट पे आ जाओ भाई, सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ जाओ फटाफट। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, समझा देता हूं बेलमेंट है क्या। देखो भाई, आज चलते हैं हमारे बिंद्रा जी की शादी में, ठीक है। चैप्टर नंबर है मैम आपका, चैप्टर सेक्शन नंबर 148, चैप्टर नंबर 9 बेलमेंट। चलते आज बिंद्रा जी की शादी में। अब हमने बोला भाई बिंद्रा जी की शादी में आज हम चलेंगे, अगले हफ्ते है, ठीक है, हम चलेंगे बिंद्रा जी की शादी में। फिर राकेश जी आए और राकेश जी ने बोला कि भाई कपड़े वपड़े तो ले लो, कपड़े वपड़े तो ले लो भाई, शादी में जाओगे। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, कपड़े लेने चाहिए। तो अब भाई हम मार्केट गए, हमें मार्केट में कुछ बढ़िया ही नहीं आया समझ। तो राकेश जी ने बोला यार आशीष जी एक काम करते हैं, हम ना बाहर से सिलवा लेते हैं, कोट पैंट हम सिलवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है जी ऐसा कर लेते हैं, सिलवा लेते हैं। तो यहां पर राकेश जी ने टेलर को एक कपड़ा दिया, राकेश जी ने टेलर को एक कपड़ा दिया कि भैया मेरे कोट पैंट सील दो। टेलर ने बोला ठीक है जी 3 दिन बाद आ जाना। टेलर ने वो सारी सही करके बना के पैंट कोट राकेश जी को वापसी दे दिया, ठीक है। इसको बेलमेंट बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे ये कैसा बेलमेंट। देखो, कोई सामान देना किसी को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए सामान देना, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो जाए तो उसको वापस दे देना। भाई यहां किस पर्पस के लिए दिया था कि भैया इस कपड़े का कोट पैंट बना दो, वो स्पेसिफिक पर्पस क्या हो गया यहां पर, एकम्प्लिश यानी कि कंप्लीट। जब वो कंप्लीट हो गया तो ये क्या कर देंगे, इसको रिटर्न। यही होता बेलमेंट। अब क्या है देखो, यहां पर राकेश जी हो जाएंगे बेलर, जो वहां ORE समझाया था, जो पर्सन सामान को अपने पास दे रहा है अपने पास से, बेलर, और जिसको दे रहा है वो हो जाएगा बैली, ठीक है। जिसको दिया गया है सामान वो हो जाएगा बैली, और जो दे रहा है वो हो गया बेलर। यानी कि किसी पर्सन को कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई सामान देना, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस फुलफिल हो जाए फिर उससे वो सामान वापसी ले लेना, इसको बोलते हैं बेलमेंट। सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें एक दूसरे के लिए क्या लायबिलिटी है, अब राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह हैं। देखो भाई, राकेश जी की क्या लायबिलिटी है, एक तो भैया जो बोला है उसी पर वो रहे। अगर कोट पैंट है तो कल ये ना बोल दे भैया मैंने तो कोट पैंट बोली थी और शर्ट भी बोली थी, तूने तो शर्ट ही नहीं बनाई। उसकी क्या है, बैली की, बैली के लायबिलिटी है जो राकेश जी ने कपड़ा दिया है उसका ख्याल रखे और उसमें से ही काम करे। ये नहीं भाई कपड़ा दिया इन्होंने बढ़िया और उसने थर्ड क्वालिटी का बना के दे दिया, ब्लैक कलर का ही, इन्होंने ब्लैक कलर का ही कपड़ा दिया। ये ड्यूटीज हो गई एक। दूसरी क्या है भाई, राकेश जी ने बोला भाई मुझे वो दे देना कोट पैंट, इसने बोला ठीक है। अब राकेश जी शादी में गए, इनकी बिंद्रा जी की शादी में, पता लगा भाई ये वाला कोट पैंट तो ऑलरेडी कोई पहले शादी में पहन के आ चुका है। यानी कि उसने बोला जी 4 दिन बाद आ जाना, अपना कोट पैंट ले जाना। राकेश जी ने बोला ठीक है, बट हुई दिक्कत क्या, उसने 2 दिन में ही तैयार करके किसी पर्सन को दे दिया, ए पर्सन को, वो किसी शादी में जाके पहन के आ गया और वापसी दे दिया टेलर को ही। अब उस टेलर ने राकेश जी को दे दिया, लो जी आपके कपड़े सिल गए।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये ड्यूटीज बनती है किसकी, बैली की, कि भाई केयर प्रॉपर करे कपड़े की और ऐसा कोई भी डिफॉल्ट ना करे। अगर राकेश जी को पता लग गया इस डिफॉल्ट के बारे में तो बेलर को वो बेली को सारा पैसा राकेश जी को देना, क्योंकि इसने अगर ए को दिया तो उससे भी तो कुछ लिया होगा, तो इस पैसे पर राकेश जी का राइट आता है क्योंकि सामान राकेश जी का था। लेकिन राकेश जी को या अगर उसको कपड़ा दे रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उसको एक एक चीज कपड़े के बारे में बताएं। अब उसको ये भी बताना था भाई इस कपड़े को धूप में लेके मत बैठना, ये कपड़ा खराब हो जाएगा। अब उसे पता ही नहीं, अब उसने बन के दिया, ये उससे लड़ने लग गए, भाई तुम तो मेरा कोट पैंट खराब कर दिया। ठीक है, यही बेलर है, वो मतलब यही बेलमेंट है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो मैं एक बार वो पढ़ देता हूं। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी पर्पस के लिए, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन पर्पस इज अकम्प्लीस्ड। पर्पस क्या था कि भाई मेरे कोट पैंट सिल दे, पर्पस जब वो हो गया अकम्प्लीस्ड, कंप्लीट, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। हो सकता है पाल साहब ने बोल दिया ले भाई तू कपड़ा ले रख, इसका कुछ भी करना है कर, किसी पर्पस के लिए दिया होगा, उसने बोला जी पूरा हो गया, अब इन्होंने कहा काम कर इसे फेंक दे, अब मुझे चाहिए ही नहीं। तो स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि ये तो भाई ये भी तो पैसे लेगा। मान लो इन्होंने राकेश जी ने बोला टेलर से भाई मेरे कोट पैंट सिल दे, उसने सिल दिया, फिर राकेश जी ने देखा यार बिंद्रा जी की तो शादी नहीं हो रही, गुस्से में बोल दिया भाई एक काम कर इसे फेंक दे, तो डायरेक्शन में ये भी है फेंक दे। तो चाहे वो फेंक भी दे लेकिन भाई साहब यहां टेलर की लायबिलिटी है इनसे पैसा लेने की, तो बेलमेंट का पार्ट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया उसने फुलफिल कर दिया, अब तुम डायरेक्शन दे रहे हो फेंक दे, तो ठीक है फेंक दे। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग दैम, इस लाइन का वो मतलब है द पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड बेलर, जो पर्सन दे रहा है, द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बैली। समझ आ गई ये बात? बाकी फिर आगे वही है, डिलीवरी वगैरह में डिफॉल्ट वगैरह हो जाए, केयर वगैरह करनी चाहिए। ये आ गया आप लोगों को समझ? किसी को कोई क्वेरी भाई इस इन सब जो चीजें पढ़ाई हैं आज उसके रिगार्ड में? देखो भाई अपना सेक्शन 172 पे आ जाओ, प्लेज। प्लेज क्या होता है? बेलमेंट ऑफ प्लेज। देखो भाई जैसे पैसा गिरवी रखवा देते हैं ना, अब पैसा गिरवी रखवाने के साथ कुछ ऐसी चीज भी, जैसे मान गिरवी नहीं, देखो हम किसी को पैसा दे रहे हैं, ए बी को पैसा दे रहा है, तो उसकी एवज में बी से वो कोई श्योरिटी सिक्योरिटी तो लेगा कुछ, वही प्लेज के अंदर आता है। ठीक है, प्लेज के अंदर वही आता है। जैसे कि ए ने बोला बी को भाई मैं तेरे को, बी ने ए से मांगे 50,000 रुपए, बी ने बोला, ए ने बोला ठीक है भाई ले ले मेरे से 50,000 रुपए, पर उसने कहा मुझे तो दे। हो सकता है उसने ए को कोई सामान दे दिया हो तो ए का क्या राइट बनता है? उसके सामान को अपने पास संभाल कर रखना, कब तक? जब तक उसकी लायबिलिटी है वो पे करने की। ठीक है, ये प्लेज का है। इसमें लेकिन क्या है, जो सामान दे रहा है वो पोनर हो जाएगा, PAWNOR, पोनर। ठीक है, और पोनी हो जाएगा बेली। कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, यहां जो बेलर था ना वो पोनर हो जाएगा और बेली हो जाएगा पोनी। प्लेज में कुछ इसको दे ही तो रहा है, यहां से ये हटा दो, ए और बी कर दो, ए और बी। ए ने बोला बी को भैया वो
मेरे को चाहिए पैसे, ठीक है, कोई डेप्ट या कर्जा मांगा उसने कि भाई मेरे को 10,000 रुपए दे दे। बी ने बोला ठीक है, ए ने बोला बी से ठीक है मुझसे ले ले तू 10,000 रुपए। ए ने बी को 10,000 रुपए दे दिए। अब ए को कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी तो चाहिए, कुछ चाहिए तो। मान लो कल पैसा ना दे बी, कैसे लेगा ये? तो ये जो पैसा लेगा, ठीक है। तो इसमें जो बेलर बेली के रिलेशन में पड़ा था ना, बेलर पोनी हो जाएगा, पोनर हो जाएगा, और पोनी हो जाएगा बेली, ठीक है। बाकी इसमें ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है नहीं तुम्हें, क्योंकि उससे आएगा भी नहीं। अब आ जाओ एजेंसी। देखो भाई एजेंसी का सिंपल सा रूल है, प्रिंसिपल एजेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे ब्याप पे किसी पर्सन को मैंने रख दिया, और जो वो मेरे ब्याप पे काम कर रहा है उन सब के लिए लाइबिलिटीज मेरी ही होगी। वो पर्सन जो भी काम कर रहा है। एजेंसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एजेंट होता है, उसका प्रिंसिपल होता है। मैं हो गया प्रिंसिपल, वो है मेरा एजेंट। तो जो भी वो काम करेगा उसकी सीधा लाइबिलिटी प्रिंसिपल की होगी, किसी और की लाइबिलिटी नहीं होगी। साउंड माइंड होना चाहिए एजेंट, ठीक है। अगर सेक्शन 182 देख लो आप, एजेंसी का जो है सेक्शन 182 चैप्टर 10 में, एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विथ थर्ड पर्सन। द पर्सन फॉर whom such acts is done or who is represent is called the principal। जिसको वो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है कि भाई जैसे टाटा हो गया, रतन टाटा है, अब वो हर एक से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करता फिरेगा, बट उसके अपने एजेंट होंगे। रतन टाटा के अपने एजेंट होंगे, हालांकि अब तो नहीं रहे वो, लेकिन जिस टाइम होंगे तो उनके अपने एजेंट होंगे। तो एजेंट वो होंगे और प्रिंसिपल होंगे रतन टाटा। तो जो भी उनके एजेंट काम कर रहे होंगे वो सारी लाइबिलिटीज ये सोच के माना जाएगा कि भाई ये सारा काम जो है वो खुद रतन टाटा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एजेंसी का यही सिंपल सा वो है, ठीक है भाई। यही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, और तो बाकी कुछ है नहीं। तो भाई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऑलमोस्ट टाइम भी हमारा हो गया है, ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना तो फटाफट से पूछो। देखो भाई एक कॉन्ट्रैक्ट और देख लो आप, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 18। यह एग्जांपल से मैं आपको, देखो नाम से ध्यान रखना, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सेक्शन 31 अगर हम देखें, सेक्शन 31 अगर हम देखें तो उसकी लैंग्वेज क्या कहते हैं? अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, एक सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे रेस इतना 10,000 इफ बी हाउस इज बर्न्ट। ए ने बोला भाई अगर इसका घर जल गया तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। तो ये होगा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? इसमें वो क्या तो रहा है, ए बी ने भी बोल दिया ठीक है भाई, लेकिन वो घर जलेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर वो घर जला ही नहीं तो बी ये थोड़ी बोलेगा ऐसे मेरे को 10,000 दे। ए ने बोला बी से अगर ये घर जल गया तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। बी ने बोल दिया ठीक है, तो यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके का। अब वो घर पर जला ही नहीं, बट अगर वो घर जल जाता तो यहां पर ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। ये बेसिकली वो है जो कोई इंश्योरेंस वाला होता है, मेडिकल इंश्योरेंस की, अगर आपकी डेथ हो जाती है वैसे। हाँ हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत बढ़िया कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं।
लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कब वो बन जाएंगे वॉइड, जो आपका सेक्शन 32 कहता है, जब कोई इवेंट ऐसा होना इम्पॉसिबल हो जाए। अब मैं ये बोल दूं भाई मैं तेरे को 10,000 दूंगा अगर सूरज धरती पर आ जाए, तो ये इवेंट पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना भाई चांद तारे धरती पे उतार दूंगा मैं तो, बस तू एक बार हाँ बोल दे, तो ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल यही है भाई, मना ही कर दे। समझ गए? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है भाई, इसके अंदर यही था मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, और कुछ खासा नहीं है। होपफुली अगर इतना भी पढ़ लोगे आप तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाएंगे। बाकी हमारा जो कल का फ्री टाइम रहेगा उसके अंदर हम PYQ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कल अच्छी खासी क्लास चलेगी, तो सारे ज्वाइन कर लो ना। तो भाई जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतना ही आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। बाकी अगर कुछ आपको कमी लगी हो या कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं टाइमली आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए, माँ बाप को प्यार करिए, बाकी और डिप्रेशन वगैरह से दूर रहिए, बस यही है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।